आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाहिर है कि विविध भारती से ताल्लुक होने का मतलब है फिल्म म्यूजिक से ताल्लुक होना और हरदम फिल्मी गाने बजाते रहना और साथ में लोगों की फरमाइशों के नाम भी पढ़ना। मैं आपको 90 के दशक की तरफ ले जाना चाहता हूं, जब आज की तरह स्पॉटिफाई या अमेजॉन म्यूजिक पर गाने नहीं बजा करते थे, बल्कि कैसेट हुआ करता था और उस कैसेट में साइड ए और साइड बी हुआ करते थे। और तब आई थी आशिकी फिल्म और सांसों की जरूरत है, जैसे तू मेरी जिंदगी है, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में, जैसे गाने उस जमाने के नौजवानों की आवाज बन गए थे। ये वो दौर था जब कैसेट्स पर बजा करते थे तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, घूंघट की आड़ से दिलबर का, या फिर आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है, या तुम दिल की धड़कन में रहते हो। इस तरह के तमाम गाने हम जो 90 के दशक की पीढ़ी है उसके जहन में बसे हुए हैं। गीतकार समीर एक ऐसे गीतकार जिन्होंने कई पीढ़ियों को फिल्म म्यूजिक से जोड़ा, और एक ऐसे गीतकार जिनके कैसेट्स बिकने के लंबे रिकॉर्ड रहे हैं। और सबसे मजेदार बात ये कि उन्हें गीतकारी विरासत में मिली। वो अनजान जी के होनहार सुपुत्र हैं और इसीलिए वो अपना नाम लिखते हैं समीर अनजान। आइए समीर जी, बहुत बहुत स्वागत समीर जी का हमारे मंच पर। गीतकार समीर, आइए। हम सबसे पहले किताब का विमोचन करना चाहते हैं। समीर जी की इस किताब के बहाने आज यहाँ इस बातचीत का आगाज होगा। और जब तक ये इंतजाम हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि साल 2007 में समीर जी ने लिखा मेरे ढोलना आमीजे तुम्हार। साल 2022 में इस गाने का दूसरा संस्करण लिखा जब भूल भुलैया 2 आई, और साल 2024 में भूल भुलैया 3 आ गई, और समीर जी ने इसी गाने के कुछ और अंतरे फिल्म की कहानी और उसकी स्क्रिप्ट के मुताबिक लिख डाले। दो वर्जन 2024 में, एक गाने के कितने 3 वर्जन, 3 अलग अलग सीक्वल्स आए और उनमें समीर जी वो गाना लिखते चले गए। मैं जब भूल भुलैया 3 देख रहा था और मैंने सोनू निगम वाला जब वर्जन सुना तो मुझे लगा ये व्यक्ति क्या है। एक ही गाने को एक बार लिखना अलग बात है, लेकिन फिर दूसरी फिल्म में, फिर तीसरी फिल्म में, और तीसरी फिल्म में भी 2 संस्करण, ये इनका कमाल है। आइए, मैं चाहूंगा कि अदिति जी आप भी आए, हम किताब का विमोचन करते हैं। यात्रा बड़ी धमा चौकड़ी के साथ जारी है, एक से एक हिट गाने आते चले जा रहे हैं। अभी बहुत सारा काम बाकी है। मुझे याद है कि कोरोना टाइम्स के थोड़े बाद का समय था, लोग सेल्फी खींचते थे तो पीछे से कोई गाता था तू खींच मेरी फोटो। आपके गाने मुहावरे बन चुके हैं। आज कोई किसी की फोटो खींच रहा था तो पीछे से किसी ने कहा तू खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो। मैंने कहा समीर जी यहीं कहीं होंगे, उन्हीं का गाना है। तो फिर इतने जल्दी बायोग्राफी लिखने का ख्याल, ये क्या मामला है? सबसे पहले तो मैं धर्मवीर भारती जी के जन्म शताब्दी पे उन तमाम लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ और सबका आभार प्रकट करता हूँ। साहित्य के बड़े बड़े धुरंधर आज यहाँ पे मौजूद थे और उनके बीच में मैं आया और मुझे बहुत खुशी हुई। तो सबसे पहले आप तमाम लोगों को उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ और मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं पुष्पा जी के लिए कि ईश्वर उनको जितनी लंबी उम्र दे। रही बात, जैसा तुमने यूनुस मुझसे पूछा कि ये किताब इतनी जल्दी क्यों, अभी तो बायोग्राफी इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं थी। मेरी ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे हुए हैं जो मैंने नहीं किया है, लोग कर गए मेरे लिए। कुछ लोग उस दौर में मेरे पीछे पड़े कि नहीं हम आपकी बायोग्राफी लिखना चाहते हैं। मैंने तब भी उनको मना किया कि नहीं अभी वक्त नहीं है, बाद में हम लिखेंगे। मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और उन्होंने एक किताब लिख डाली। तो इसका इंग्लिश संस्करण तो बहुत पहले आ चुका था, मगर जो मेरे हिंदी के
चाहने वाले थे उन्होंने मुझसे बहुत अनुरोध किया कि सर ये किताब हिंदी में भी आनी चाहिए। तो वानी के साथ मेरे बहुत पुराने संबंध रहे हैं और मेरी पहली कविताओं का संग्रह भी वानी प्रकाशन ने प्रकाशित किया। तो मैंने इनसे कहा कि भाई एक किताब है, अगर आप छापें तो अदिति ने बहुत खुशी कहा कि सर बहुत खुशी होगी हमको कि ये किताब हम छापें, और आज उस किताब का लोकार्पण यहाँ उन लोगों ने कर दिया है। तो ये मेरी मंशा नहीं थी, ये कुछ मेरे चाहने वालों की कोशिश थी, जिसकी वजह से किताब बहुत पहले आ गई। रवि जी, इतना लंबा सफर आपने फिल्मी गानों की दुनिया में तय किया है। मुझे याद है कि जब कभी आपसे बात हुई और जब कभी आपके बारे में जिक्र करते हैं तो ये कहते हैं कि राजा तेरे रास्ते से हट जाऊंगी, वहां से लेके और गानों का सिलसिला 2025 तक चल रहा है। कल मैं अदिति से बात कर रहा था तो वो कह रही थी कि जब हम फिल्मोग्राफी फाइनल करते थे तब तक 2 फिल्में और आ जाती थी, फिर 2 फिल्में और आ जाती थी, तो वो लिस्ट बढ़ती चली जा रही थी। ये क्या राज है आपके सुपर एक्टिव होने का और सुपर कामयाब होने का, और वो कौन सी बात है जिसकी वजह से हमें ये किताब पढ़नी चाहिए? देखो यूनुस, आज डिजिटल वर्ल्ड है और सारी दुनिया जो है इंटरनेट के थ्रू सबसे कनेक्ट होती है, मगर मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि अगर आपको इतिहास में दर्ज होना है तो किताब में आपका होना बहुत ज़रूरी है। और जब पहली किताब मैंने कविताओं की भी लिखी तो गुलजार साहब ने मुझसे कहा कि तूने फिल्मी गाने बहुत लिख लिए समीर, अब कुछ किताबों के लिए लिखो। तब मैंने वो किताब लिखी और उसमें मैंने उनका बड़ा शुक्रिया अदा भी किया कि अंकल अच्छा किया कि आपने मुझे बताया, वरना मेरा ध्यान कभी इधर जाता नहीं था। मैं बचपन से कविता जो है लिखना या गीत लिखना, ये मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम है। जैसा तुमने कहा कि मेरे पिता गीतकार अनजान हैं और वो कविता मुझे विरासत में मिली, कविता कहीं ना कहीं मेरे लहू में रही, और जबकि वो भी नहीं चाहते थे कि मैं गीतकार बनूं और मैं भी नहीं चाहता था कि मैं गीतकार बनूं, मगर कहते हैं ना कि जो भाग्य में लिखा होता है, भाग्य आपको आपके विचार के विरुद्ध ले जाके वहाँ तक ले आती है जहाँ तक उसको ले जाना होता है। तो ये बड़ा अजीब सा सफ़र रहा, और जब इस तरह के सवाल मुझसे किए जाते हैं कि आप करीब तकरीबन 45 साल का सफ़र अब तय कर चुके हैं और इतने सारे गाने आपने लिख लिए हैं, तो अभी भी मेरे अंदर से जो आवाज़ आती है ना, अभी भी मैं साहिर साहब को सुनता हूँ, मजरू साहब को सुनता हूँ, तो लगता है कि अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, अभी तो बहुत लंबा सफ़र करना होगा, तो कहीं हमारी उपस्थिति दर्ज होगी। तो हमेशा जीवन में मैं वक्त के साथ अपने आप को बदलता रहा, वक्त के साथ चलता रहा, और मेरी हमेशा कोशिश रही कि पीढ़ियों के साथ संपर्क बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लंबे समय तक काम करना चाहते हैं तो आपको वर्तमान पीढ़ी के मिजाज को समझना पड़ेगा, उनके तौर तरीकों से आपको वाकिफ़ होना पड़ेगा, तभी आप दूर तक चल पाएंगे। वरना होता क्या है, एक निश्चित समय के बाद आप कहीं थकान महसूस करने लगते हैं, आपको लगता है अभी मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर अभी तक वो लौ कहीं अंदर जल रही है और अभी बहुत दूर तक जाने की मंशा है। बाकी तो उम्र और ईश्वर के ऊपर है कि वो कहाँ तक हमको लेके चलेगा। समीर जी, जब मैं इस शहर में नया आया था तब अनजान जी की किताब का विमोचन मैंने देखा था, क्या नाम है, गंगा तट का बंजारा, और अनजान जी को देखा, भव्य समारोह, आज आपकी किताब का विमोचन हो रहा है और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनमें से कुछ ने अनजान जी को देखा होगा। मुझे एक बात बड़ी कमाल की लगती है कि आपके बोलने, चलने, दिखने, उन तमाम चीज़ों में अनजान जी झलकते हैं। जब ये किताब छप के आई, कितना आपने अपने पिताजी को याद किया और उनसे क्या बात की, अपने जहन में उनसे क्या बात की, उनसे क्या कहा? क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि उनसे आपका बड़ा आत्मिक नाता रहा है और उन्होंने आपसे बहुत संघर्ष करवाया है। देखो यूनुस, जैसा मैंने कहा कि मैं जो भी आज हूँ उनकी वजह से हूँ, और जो मैंने कहा कि कविता लिखना भी मुझे उन्हीं
की वजह से मिला है। तो अब उनके बारे में मैं जितना कुछ कहूँ, मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा लोग उनके बारे में जानते हैं और उन्होंने जो काम किया है सारी दुनिया उससे वाकिफ़ है। मैं उनके आसपास भी कहीं लिखना अगर सोचूं कि पहुंच पाऊं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं आज भी उनके गीतों को सुनता हूं। और अभी तुमने अच्छी बात याद दिलाई कि उनकी किताब जो अभी तक प्रकाशित होकर बाहर नहीं आई है, कल मैंने अदिति को बोला है कि वो किताब मैं चाहता हूँ वो भी वाणी के माध्यम से ही प्रकाशित हो, और अदिति ने उसको स्वीकार किया है और उस किताब का विमोचन भी यहीं पे होगा। तो कितनी प्यारी बात है कि आज समीर जी की किताब का विमोचन हो रहा है। अगली बार हम सब जब जमा होंगे तो हम अनजान जी की उस किताब का विमोचन करेंगे जो इस समय आउट ऑफ प्रिंट है। और कल शाम जब हम साथ में बैठे थे, मैंने उस कॉपी को हाथ में लिया तो मुझे 97 का वो दौर याद आ गया जब इसका विमोचन हुआ। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पिता के बारे में मैं बहुत इसलिए नहीं कहता हूँ कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने खुद अपनी इतनी बड़ी छाप छोड़ी है और एक बेटा होने की वजह से, जैसा मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं जो कुछ बना हूँ उनकी वजह से बना हूँ। और वो बहुत बड़े फिलासफर थे, क्योंकि उनके गानों में, चाहे उन्होंने रोमांटिक गाने लिखे या सैड गाना लिखा, हर जगह कहीं ना कहीं एक साहित्य होता था, एक जीवन दर्शन होता था उनके गानों में। तो उन्होंने उंगली पकड़ के मुझे लिखना सिखाया और एक जीवन जीने का एक सलीका सिखाया। और आज जो भी मैं हूँ, जिस तरह से भी मैं लोगों के सामने पेश आता हूँ, वो सब मेरे पिता की देन है। क्या बात है। आप हमेशा कहते हैं कि हर गीत की एक कहानी होती है, ये मैंने हमेशा आपसे सुना है। तो मुझे ये लगता है कि इस किताब को जब मैं पलट रहा था और मैंने बड़े ध्यान से सारी चीजें देखी तो कई गानों के बनने की कहानी है। जैसे आशिकी फिल्म, पहले फिल्म नहीं थी, एक म्यूजिक एल्बम था चाहत, उसकी भी कहानी इस किताब में है। उसके पीछे क्या दास्तान है वो आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। किन गानों को लेके नदीम श्रवण से झगड़ा हो गया, किन गानों को लेके म्यूजिक डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के बीच में आप अपनी बात को लेकर डटे रहे, उनकी कहानियां हैं। मुझे आपसे ये पूछना है कि ये तो इतनी सी किताब है और आपके गानों की कहानियां तो बहुत सारी हैं, तो आगे क्या है फिर? क्या यूनुस, देखो बहुत विलम्ब हुआ है और बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत इंतज़ार कर रहे हैं बेचारे बड़ी देर से। मैं बहुत सारी बातें करना चाहता था, आज एक बड़ी लंबी गोष्ठी हमारी तुम्हारे साथ होती, मगर मैं नहीं चाहता कि जितनी देर से मैं बैठा था बाकी लोगों को बैठना पड़े। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत संक्षिप्त बात करना चाहता हूँ आज तुमसे। और अगर मैं अपने गानों की कहानियों के बारे में बात करने लगूंगा तो 5-6 घंटे तो कम से कम लग जाएंगे एक एक गाने की कहानी की पर बात करना। और ये साहित्य का मंच है और यहाँ जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ मौजूद हैं, बैठे हैं और बहुत काम किया है उन लोगों ने, और आज उनके सामने मुझे कुछ बात करने का मौका दिया गया है। एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अक्सर लोगों के दिमाग में एक बात रहती है कि साहित्य और सिनेमा का कोई वास्ता नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से इस विषय पे बात किया, मैंने और आज तक जितनी भी बातें मैंने की हैं अभी तक मैं कन्विंस नहीं हूँ कि ये दूरी क्यों लोग बना के रखते हैं। सिनेमा जो है एक आम आदमी का माध्यम है और सिनेमा में जो लोग काम करते हैं वो ज़्यादातर वो काम नहीं करते जो वो करना चाहते हैं। वो हमेशा एक कहानी के दायरे में होते हैं, एक किरदार के दायरे में होते हैं, इसीलिए उनके विचार भी उनके बीच के होते हैं। हमने एक फिल्म आशिकी साजन लिख रहे हैं और उसी बीच अगर एक टपोरी मवाली और गुंडा पिक्चर मुझे लिखने के लिए मिलती है तो मुझे उस किरदार में ढलना पड़ता है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं, मैं ये या तो मैं छोड़ दूं या तो मैं कहूँ कि नहीं भाई ऐसी फिल्मों में गाने मैं नहीं लिखूंगा। मगर मैं शुरू से मैं कह रहा हूँ, बख्शी साहब ने भी यही बात कही थी कि मैं शायर तो नहीं, भैया मुझे मत उस उपाधि से नवाजो, मैं एक बहुत ही प्योर गीतकार हूँ। मैं आम आदमी के लिए, एक ऑटो चलाने वाले से लेके एक प्रोफेसर के लिए गाने लिखता हूँ। तो मुझे उस दायरे में लेके मेरी टीका टिप्पणी मत करो, क्योंकि या तो आप वो कहानियाँ बदलवा दो
अगर हमको आप अगर चाहते हैं कि मुगले आजम का संगीत सुनने के लिए मिले तो मुगले आजम बननी चाहिए ना। अब वो मैं कूली नंबर 1 में तो मुगले आजम के गाने नहीं लिख सकता ना। अब मैं कूली नंबर 1 लिख रहा हूँ और उसमें मैं लिखूं कि चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा, तो लोग हंसेंगे कि यार या तो गीतकार पागल हो गया है या डायरेक्टर पागल हो गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जीवन में जो कुछ किया है या करूँगा, मैं अपने आप से, मुझे कोई ग्लानि नहीं है या मेरे अंदर कोई शिकायत नहीं है कि यार मैंने ऐसे गाने क्यों लिखे, मैंने वैसे गाने। मैं ऐसा मानता हूँ कि आवाम का फैसला जो होता है ना, वो सबसे बड़ा फैसला होता है। वो चाहे सरकार चुनने का हो, चाहे गीतकार चुनने का हो, चाहे किरदार चुनने का हो। अगर उन्होंने मुझे चुना है तो मैं बस उनका गीतकार बन के रहना चाहता हूँ और उन्हीं के लिए लिखना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक जिस रेडियो स्टेशन से है वहाँ अनजान जी के गाने ज्यादा बजते हैं, लेकिन आज के जमाने के कई रेडियो स्टेशन हैं जो 90s पे पलते पड़ते हैं। उनकी सरजमी 90s की है और वो ऐसे रेडियो स्टेशन हैं जहां आप दिन रात बजते हैं और एक पूरी पीढ़ी है। अब 90s एक समय सीमा नहीं रह गई है, एक समय को डिनोट नहीं करता। 90s एक पूरे दौर को, एक पूरे समय को, एक पूरी पीढ़ी को डिनोट करता है और आप उस पीढ़ी के सबसे चहेते गीतकार हैं। जब वो गाने अब नई नई शक्लों में आ रहे हैं या दोबारा लिखे जा रहे हैं, उन गानों को 90s के गाने कहकर पूरी दोपहर शाम बजाया जा रहा है। आप भी गाड़ी में बैठते होंगे, आप भी वो रेडियो स्टेशन लगाते होंगे और वहां कोई आरजे लड़की बोलती होगी द लिरिसिस्ट इज समीर, तो कैसा लगता है? ये तो ऐसी बात तुमने कही कि अगर कोई आपकी तारीफ करे और आप उससे पूछें कि आपको कैसा लगेगा, ये तो कमाल का सवाल किया तुमने। मगर तुम्हारी आकाशवाणी वालों से भी मैंने बहुत गुजारिश की कि आकाशवाणी को भी वक्त के साथ चलने की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत पीछे हैं आप लोग, और मैंने उनको बहुत सारी बातें बताई हैं कि देखिए आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जो सबसे ज़्यादा कनेक्ट होता है आम आदमी से, और वहाँ तक आप हमारे गाने लेके नहीं जा रहे हैं तो आप हमारे रास्ते में बहुत बड़ा अवरोध खड़ा कर रहे हैं। तो कम से कम इस दूरी को मिटा दीजिए। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ अलग चीज़ें हैं जिसके लिए लड़ाई चल रही है, और मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है कि आकाशवाणी पे भी नए और पुराने गाने बजेंगे। जैसा तुमने कहा कि एक लंबे समय से वो गाने सुने जा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि लोग बोलते हैं कि आजकल के गाने और पुराने गाने, ऐसा कुछ नहीं होता यूनुस। लड़ाई केवल एक चीज में होती है, अच्छे और बुरे में। जिस दौर में भी अच्छा काम किया जाएगा वो सदियों तक याद किया जाएगा, वो चाहे वो 70s हो या 90s हो, और हर दौर में अच्छा बुरा काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक दौर में केवल अच्छा ही काम हुआ है। कभी परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है कि हो सकता है कुछ ज़्यादा अच्छी फिल्में बन गई हों और कुछ अच्छे आर्टिस्ट उनको मिल गए हों, मगर अच्छा अगर आप करेंगे तो आपको, और मुझे बहुत खुशी होती है जब 90s की बात होती है, मेरी बात होती है, जहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ है। मेरी पहली सुपरहिट फिल्म जो थी वो दिल थी, और दिल के बाद फिर आशिकी आ गई। तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है कि अच्छा काम लोगों ने मुझसे करवा लिया, और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने एक बहुत अच्छा एरा जी लिया। तो ये एक बहुत ऐसी संतुष्टि है कि जिसके लिए मैं यहाँ आया था, जिसके लिए मैं काम करना चाहता था इस इंडस्ट्री में, वैसा कुछ ईश्वर ने करवा लिया। मेरी ताकत बिल्कुल नहीं थी। आज भी जब आप ये सम्मान वो मिल गया, मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे लगता नहीं, जो भी सम्मान मेरा है, मेरी लड़ाई है कि मैं कितनी दूर तक वक्त के साथ चलूं। वो जो समय का अंतराल है ना, वो मैं कितना कवर कर पाऊंगा, मेरी सबसे बड़ी जीत वही होगी। बिल्कुल सही है। और मैं ये देखता हूँ कि